नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय। नापाक पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। एक बार फिर उसने सभी हदों को पार करते हुए भारतीय जवानों के साथ बर्बरता की। दरअसल पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से सुबह तकरीबन 8:30 बजे रॉकेट लॉन्चर और ऑटोमेटिक हथियारों से फायरिंग की गई, जिसमें नायब सूबेदार परमजीत सिंह और बीएसएफ के हेड कांस्टेबल प्रेम सागर शहीद हो गए, जबकि बीएसएफ का एक जवान गंभीर रूप से जख्मी हुआ। आपको बता दें कि शहीद प्रेम सागर देवरिया के रहने वाले थे। आर्मी की नॉर्दर्न कमांड की तरफ से बताया गया कि पाकिस्तान ने बीएसएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला किया और शहीद जवानों के शवों के साथ बर्बरता की। आपको बता दें कि यह कोई पहला मामला नहीं है जब पाकिस्तान ने ऐसी ओछी हरकत की हो। इससे पहले 22 नवंबर 2016 को और उससे पहले 28 अक्टूबर 2016 को माछिल सेक्टर में ऐसी ही शर्मनाक करतूत को पाकिस्तान अंजाम दे चुका है। तब भी शहीद जवानों के शवों के साथ ऐसे ही बर्बरता की गई थी। अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान चाहता क्या है। एक तरफ लगातार सीमा पर सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा है और दूसरी तरफ कश्मीर के हालात को लगातार बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। ऊपर से पाक सेना प्रमुख कंवर जावेद बाजवा एलओसी दौरे पर विवादित बयान भी देते हैं कि कश्मीरियों की सियासी लड़ाई में पाकिस्तान मदद को जारी रखेगा और बाजवा ने अपने सैनिकों से हर स्थिति के लिए तैयार रहने को भी कहा है। अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान किसी बड़ी साजिश की तैयारी कर रहा है और पाकिस्तान की इस गुस्ताखी को लेकर भारत का रुख क्या होना चाहिए। आज लोकतंत्र में हम इसी पर चर्चा करेंगे। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पुंछ सेक्टर में आज रॉकेट लॉन्चर और ऑटोमेटिक हथियारों से फायरिंग की गई, जिसमें 2 भारतीय जवान शहीद हुए। इस दौरान पाकिस्तान ने न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया बल्कि मानवता की हदों को भी पार कर दिया है। आप भी देखिए ये रिपोर्ट। पाकिस्तान की ओर से पुंछ सेक्टर में सुबह करीब 8:30 बजे रॉकेट लॉन्चर और ऑटोमेटिक हथियारों से फायरिंग की गई। इसमें नायब सूबेदार परमजीत सिंह और बीएसएफ के हेड कांस्टेबल प्रेम सागर शहीद हो गए, जबकि बीएसएफ के राजेंद्र सिंह जख्मी हो गए। आर्मी की नॉर्दर्न कमांड ने बताया कि पाकिस्तान ने बीएसएफ पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला किया और शहीद जवानों के शव के साथ बर्बरता की। ये गलत बात है, ये सरासर अमानवीय है। किसी भी युद्ध के इतिहास में ऐसी बात नहीं हुई है। अभी हमने क्या करना चाहिए? हमने तुरंत रिएक्ट करना चाहिए। क्या रिएक्ट करना चाहिए हमें बताना नहीं चाहिए, लेकिन इसका रिएक्शन हमें जरूर करना चाहिए। एक तरफा फायरिंग करना और बीएसएफ की पोस्ट पर हमला करना और सैनिकों को मार गिराना गलत चीज है, और उसके बाद इस तरीके का व्यवहार उनके शवों के साथ करना, मेरे ख्याल से मानवीयता की जितनी भी सीमाएं हैं उनको सबको लांघना है। हिंदुस्तान को ये मसला जो है वो पूरी शिद्दत के साथ उठाना होगा और खास तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष ये वारदातें जो हैं वो सामने रखनी होंगी, ताकि पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कम्युनिटी की तरफ से एक्शन हो और सख्त एक्शन हो। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को ये मौका है कि दुनिया के सभी मुल्क इकट्ठा होकर पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित करें, क्योंकि पाकिस्तान से पूरी मानवता को खतरा है। वहीं कश्मीर पर पाकिस्तानी सेना प्रमुख कंवर जावेद बाजवा ने फिर विवादित बयान दिया है। बाजवा ने कहा कि कश्मीरियों की सियासी लड़ाई में मदद जारी रखेंगे। पाक सेना प्रमुख ने लाइन ऑफ कंट्रोल के दौरे के वक्त ये बात कही। इस दौरान उन्होंने अपने सैनिकों को हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा। पाकिस्तान खुले तौर पर कश्मीर में आतंकियों को हथियार, फंड और घुसपैठ में मदद करता आया है और समय समय पर ऐसे बयान देता रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर कश्मीर के मीडिया को ही और कश्मीर के अवाम की आंखें खुलनी चाहिए कि उनके असली दुश्मन वो टेररिस्ट हैं जो अक्रॉस दी बॉर्डर से आते हैं और सेपरेटिस्ट के इशारे पे काम करते हैं, ना कि हिंदुस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस। पाक आर्मी चीफ का नियंत्रण रेखा पर यह चौथा दौरा था। इससे पहले बाजवा ने मोर्चा में भी एलओसी का दौरा किया था। पाकिस्तान के फौजी आला कमान का यूं बार बार सरहद पर पहुंचना और कश्मीर में बढ़ती हिंसा को देखते हुए इस बात का अंदेशा बढ़ता है कि पाकिस्तान एक बार फिर किसी बड़ी साजिश की तैयारी कर रहा है, जिसमें कश्मीर में जमे आतंकियों के साथ ही सरहद पार से आतंकी और खुद पाकिस्तानी फौज भी शामिल हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो पाकिस्तानी सेना के जम्मू कश्मीर के पुंछ में कृष्णा घाटी सेक्टर में सीज फायर के उल्लंघन में भारत के 2 जवान शहीद हुए हैं, जिनमें एक जवान देवरिया का है।
पाकिस्तान की तरफ से सीमा पर हुई गोलीबारी में देवरिया के टीकम पार गांव के निवासी सेना के जवान प्रेम सागर सिंह शहीद हुए। खबर मिलने पर भाटरापानी तहसील क्षेत्र के टीकम पार गांव में स्थित उनके घर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जुटे। घर में मातम पसरा हुआ है, हर आंख नम नजर आ रही। इनके बारे में शहीद हुए हैं ड्यूटी करते करते बीएसएफ के जरिए। वो तो बीएसएफ का ड्यूटी है, अपना वो जान को न्यौछावर किए हैं देश के हित में, और बहुत ही उत्तम है। और ऐसे हमारे फौज को चाहिए कि इसका बदला वो लें। तो पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पुंछ सेक्टर में आज रॉकेट लॉन्चर और ऑटोमेटिक हथियारों से फायरिंग की गई, जिसमें 2 भारतीय जवान शहीद हुए। इस दौरान पाकिस्तान ने न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया, बल्कि मानवता की हदों को भी पार कर दिया है। को हमारी सेना और फौज के ऊपर पूरा भरोसा है कि इसकी जो प्रतिक्रिया उनको करनी पड़ेगी वो करेंगे, और जो ये बलिदानी हमारे 2 सिपाहियों की है, ये व्यर्थ नहीं जाएगी। सवाल इसी बात को लेकर उठ रहे हैं कि अब पाकिस्तान को भारत की तरफ से आखिर क्या जवाब होगा। हालांकि लगातार आक्रोश भी देश की जनता में बढ़ता जा रहा है कि अब वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में सबक सिखाना होगा। क्या रणनीति होगी, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के मेहमानों से। मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से राजकुमार भाटी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। लखनऊ से 3 खास मेहमान हैं। विनय राय जी हैं, मैनेजिंग एडिटर। कृष्णकांत पांडे जी हैं, आप प्रवक्ता हैं यूपी कांग्रेस के। नरेंद्र सिंह राणा जी हैं, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी। साथ ही प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से, आप रक्षा विशेषज्ञ हैं। और कुछ देर बाद बीडी मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ेंगे और शहीद के परिजन भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का एक बार फिर हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत प्रफुल्ल बख्शी जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, आपको नहीं लगता कि अब वक्त आ चुका है कि अब उसी की भाषा में उसे जवाब देना होगा? एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कदम उठाने की जरूरत है। देखिए, आप जो कह रहे हैं वो तो हम बहुत पहले से कह चुके हैं। नापाक हरकतें आप कब तक इस्तेमाल करते रहेंगे? वो कब से हमारे साथ ऐसी हरकतें कर रहे हैं, वो करते रहते हैं, हम बोलते रहते हैं, वो हमारे लोगों को काट के ले जाते हैं, मार देते हैं। हम कुछ नहीं बोलते, हम कुछ नहीं करते, सिर्फ शिकायत लगाते रहते हैं। आप कह रहे हैं कि समय आ गया है। समय तो आज से 8, 7, 10 साल पहले आ चुका था। हम अभी तक कुछ काम नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारी नीतियां कमजोर हैं। हमने अपने फौज को बोला हुआ है कि पहले जब उनका हमला आएगा तो हम उचित जवाब देंगे। ये उचित जवाब क्या होता है? पीओके आपका है, आपको करेज ऑफ कन्विक्शन होना चाहिए कि आपको अपना पीओके लेना है। जहां से हमला आने वाला है वो इंटेलिजेंस आपको बताएगी और आप उसे 1 दिन 2 दिन पहले हमला करिए। अगर वो आपके लोगों को काट के ले जा सकते हैं तो आपने क्या हाथ में चूड़ियां और पेटीकोट पहना हुआ है? ये प्रॉब्लम हमारी है, पाकिस्तान की नहीं। और हमारे को ऐसा दुश्मन मिला, पाकिस्तान कह रहा है ऐसा कमजोर दुश्मन मिलेगा तो वो रोज करेगा ऐसी हरकत, और वो कर रहा है। आप क्या कर रहे हैं और आपकी नीति क्या है? ये जवाब हमको चाहिए, जनता को चाहिए ये जवाब। बिल्कुल। नरेंद्र सिंह राणा जी, क्या जवाब होगा? क्योंकि 56 इंच का सीना देखने को देश की जनता भी बेकरार थी। आप लोगों ने ही कहा था ना कि एक सर अगर काटेगा पाकिस्तान तो हम 10 सिर लेकर आएंगे। नहीं, देखिए अक्षय जी, बात तब भी हमने कही थी, आज भी हमने कही है, और सरकार की जिम्मेदारी। मैं समझा नहीं आपका सवाल। केवल कहने से नहीं है, और इसमें जो है सरकार जब कार्रवाई करती है तो सरकार के पास तीनों मंत्रालय, ये तो गृह है, रक्षा है, विदेश है, वो सारी अपनी स्ट्रेटजी बना के, जैसा अभी मैं अरुण जेटली जी का वो सुन रहा था आपके इस पे कि भाई हमारी सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है वो माकूल समय पे इसका जवाब देंगे। सर वो माकूल समय कब आएगा? यही तो देश की जनता जानना चाह रही है।
ये एक हद पार हो चुकी है। अब इस देश को आतंकवादी देश कब घोषित किया जाए, इसको लेकर भारत को युद्ध स्तर पे काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि पाकिस्तान तो मानेगा नहीं। और पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के डोनेशन पर ही जिंदा है, पूरी दुनिया जानती है। थोड़ा बहुत जो बचता है तो चाइना उसको मदद करती है। तो अब हमारे और उसके बीच में लड़ाई जो है वो इस तरह है कि एक तरफ आदमी बिल्कुल नंगा है और दूसरी तरफ आदमी जो है सुसज्जित है। तो अब युद्ध करना जो है ये भी अगर आवश्यक हो तो मुझे नहीं लगता। लेकिन मैं दूसरी बात अपनी डिबेट के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरा सैनिक इजराइल और अमेरिका की तरह कीमती होना चाहिए। वो कोई भी उसके ऊपर यदि उसके प्राण लेता है, उस पर हमला करता है, और उसका जवाब कब हो, कैसे हो, क्योंकि मैं उन दो देशों को इतना जानता हूं कि वो जब भी उसके सैनिक को खोते हैं तो वो उसका बदला लेते हैं और ये बता देते हैं कि भविष्य में कोई ये हरकत न करे। तो इस देश में ये पिछले 70 साल से चल रहा है, लेकिन ये बंद होना चाहिए। हम ये कह कर भी नहीं कह सकते कि नहीं, पहले वो सीधा युद्ध करता था, वो उसने मुंह की खाई। जब 3 युद्ध वो हार गया तो उसने अब ये छद्म युद्ध शुरू कर दिया। अब इस छद्म युद्ध में हम अपने जवान खोते जा रहे हैं, उसके भी जवान मारे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां नहीं मारे जाते, लेकिन हम नहीं मारते हैं। हम तो अपनी जान बचाने के लिए अपनी रक्षा में जो है कार्रवाई करते हैं। तो विषय है कि इस देश को आतंकवादी राष्ट्र घोषित किया जाए। और हमारे देश में मुझे जानकारी है कि जो बॉर्डर है हमारा वो एक बहुत बड़ा बॉर्डर है, जिसका इजराइल पैटर्न पर लगातार उसमें वहां उसकी देखरेख के लिए मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स लगाए जा रहे हैं, जिससे कोई घुसपैठिया आए या उग्रवादी आए तो पहले से कुछ अलार्म हो जाए सेना को। तो इस पर काम चल रहा है और ये काम कब तक पूरा होगा, इसकी जितना जल्दी हो उतना जल्दी हम जो है बचेंगे। तीसरा, पाकिस्तान के राजदूत को बुला के जो है उसको अपनी कड़ी नाराजगी की ये जो है बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। मुझे लगता है कि ये विकल्प क्या नाराजगी से काम चल पाएगा? विनय जी, जिस तरह से अभी नरेंद्र सिंह राणा जी कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ इस तरह की स्थिति बनानी होगी कि पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित किया जा सके, भारत की तरफ से जो भी कदम उठाए गए, क्या आपको लगता है कि पर्याप्त कदम है वो? देखिए, अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि आप एक तरफ तो पाकिस्तान को फेवरेट नेशन का दर्जा दे रखे हैं और दूसरे से आप उम्मीद करते हैं कि वो दर्जा न दे, वो आतंकी देश मान ले। तो पहले भारत को स्पष्ट करना पड़ेगा कि भारत का रुख क्या है। इजराइल के हथियार से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे सैनिकों में वो जज्बा, सैनिकों के पास वो जज्बा है, वो ताकत है, वो जवाब दे सकते हैं। आप इजराइल का हथियार लाके क्या करेंगे? हमारी सरकार के पास इच्छा शक्ति होनी चाहिए। एक इजराइल चारों तरफ से घिरा हुआ है, लेकिन किसी की हैसियत नहीं है कि उस पर हमला बोल दे, क्योंकि वो जवाब देना जानता है। जैसे प्रफुल्ल बख्शी साहब कह रहे थे कि ये आज की समस्या नहीं है, कब तक हम उसको इस तरह से कोसते रहेंगे कि मुंहतोड़ जवाब देंगे। वो अपनी हरकत से पाकिस्तान बाज आने वाला नहीं है। ये 1948 से लगातार हम देख रहे हैं। 48 का गुरिल्ला वार हमने देखा, 65 का देखा, 71 का देखा, कारगिल देखा, और आज की तारीख में जो चीजें हो रही हैं, हम बार बार इंतजार करेंगे जब हमें वो एक गोली मारेगा तब हम उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ करेंगे। तो कायर के साथ कोई नहीं होता, बहादुर के साथ देश खड़ा होता है। और हमें लगता है कि यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को थोड़ी बहादुरी दिखानी पड़ेगी। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम डिफेंसिव मोड में नहीं रहेंगे कि आप हमें मारे तब हम मारेंगे। गांधी जी का फार्मूला बहुत हुआ, एक गाल आगे किया, दूसरा गाल आगे किया, कई थप्पड़ हम खा चुके हैं। अब इस बात की जरूरत है कि हम ताकत के साथ सामने आए और सीधे तौर पर हमारा एक जवान शहीद की बात नहीं होती है। किसी सामने वाले देश की हैसियत नहीं होनी चाहिए कि आप इतने बड़े मुल्क पर वहां उठा सके। आप एक सर्जिकल स्ट्राइक करके शांत बैठ जाएंगे क्या? आप क्रिकेट मैच कह देखिए, एक वर्ल्ड कप जीतते हैं, उसका अगर 10 मैच आप हारते हैं तो जनता गालियां देती है। एक सर्जिकल स्ट्राइक से कुछ नहीं होने वाला। आपको एहसास कराना पड़ेगा कि जब जब आप हमारे देश की तरफ आंख उठाएंगे तब तब हम ऐसी कार्रवाई करेंगे, और हमें अगर कुछ खोना पड़ता है तो हम तैयार हैं, लेकिन एक कड़ी दवा की जरूरत है। पंजाब का आतंकवाद छोटा आतंकवाद नहीं था, लेकिन एक इच्छा शक्ति थी कि हमें उसे खत्म करना है, तब हम कर पाए। पाकिस्तान का भी इलाज इस देश में है, लेकिन इच्छा शक्ति की जरूरत है, और एक बार आर या पार करना पड़ेगा, तभी जाके चीजें संतुलित हो पाएंगी। अगर पाकिस्तान के बगल में अफगानिस्तान में आके अमेरिका बदला ले सकता है, खुद जा करके ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के अंदर घुस के मार सकता है, तो या तो आप कह दीजिए आप कायर हैं, आप नहीं कर सकते कुछ, और अगर आप पीठ ठोकते हैं कि हम बदला लेंगे तो बदला लेके दिखाइए। एक सर्जिकल स्ट्राइक से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, कृष्णकांत पांडे जी, क्या आपको लगता है कि जो भारत की रणनीति है वो कमजोर है पाकिस्तान को लेकर?
नहीं, आज जो जवान शहीद हुए हैं आपके चैनल के माध्यम से उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। दूसरी बात ये कहते हैं कि अब पाकिस्तान नापाक हो चुका है, सारे लोग कह रहे हैं, सारे लोग जान रहे हैं। जब 26/9 में मुंबई का हमला हुआ, उस हमले के बाद हमारी पार्लियामेंट में यह तय हुआ, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, और यह तय हुआ कि हम पाकिस्तान से तब तक बात नहीं करेंगे जब तक कि आतंकवाद समाप्त न हो जाए, आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान सरेंडर न कर जाए। इसके बाद जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद नवाज शरीफ हमारे देश के मुख्य अतिथि बनते हैं उनके प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण में। तो हमारी तो यह विदेश नीति ही पहले लचर है। हमारी अब विदेश नीति को इनको सही करना पड़ेगा कि हमारा कौन, जैसा अभी विनय राय जी बता रहे थे कि हमारा मित्र कौन है, हमारा दुश्मन कौन है। हम दुनिया से उम्मीद करते हैं कि आतंकवादी देश घोषित करें, और हमारी स्थिति है कि हम उसको दोस्त देश बना के बैठे हुए, तो ये तो नहीं चल पाएगा। पहले दुश्मन के तो हमें दुश्मन बनाना पड़ेगा, इसके बाद तब कोई हमारे समर्थन या विरोध में आएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह थी, हमारे देखिए सेना के मुद्दे पर, देश के मुद्दे पर हम सरकार के साथ किसी भी हर मुद्दे पर हम उनके साथ हैं। सरकार से देश के मुद्दे पर कहीं हमारा कोई विरोध और बगावत नहीं होगा। लेकिन जहां इंटरनल मामला होगा, हम उनको सुझाव देंगे, सलाह देंगे, या उनकी शिकायत, उनकी गलत नीतियों की हम शिकायत करेंगे। मेरे पास आज भी वो वीडियो है जिसमें मोदी जी विपक्ष के, विरोधी दल के नेता के रूप में मनमोहन सिंह के ऊपर आरोप लगाए थे। बॉर्डर पे 3 सेना के जवान शहीद हुए थे, और उन्होंने कहा था कि देश मनमोहन सिंह जी आपको कभी माफ नहीं करेगा। स्मृति ईरानी चूड़ियां भेज रही थी मनमोहन सिंह को। आज मेरे समझ में नहीं आ रहा है, केवल मोदी जी का 2 ही नारा इस देश में रह गया है, कांग्रेस मुक्त भारत, अब मन की बात। मुझको लगता है 3 साल का पूरा कार्यकाल इनका कांग्रेस मुक्त भारत और मन की बात में ही बीत गया। यह जन की बात सुनने और समझने की इच्छा नहीं रख पाए। इनकी विदेश नीति पूरी तरह से फेल है, इनके मंत्री पूरी तरह से विफल है। नक्सली हमले में इन लोग 3 शब्द याद कर लिए हैं। यह बड़ा कायराना है हमला, यह जो है बड़ा गलत हो रहा है, हम इसकी निंदा करते हैं। यह सुनते सुनते हिंदुस्तान के लोग आज थक गए। कायराना, निंदनीय। आप किस लिए देश में बैठे हुए हैं? आपके ऊपर इतना खर्च देश का क्यों हो रहा है जब आप कायराना और निंदनीय कहने के लिए बैठे हैं? इस देश का रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय पूरी तरह से फेल्योर है। अब मुझे लगता है इस सरकार के पास कोई इच्छा शक्ति नहीं है। यानी ये आक्रोश है देश में कि अब वक्त है कि पाकिस्तान को कड़ा जवाब देना ही चाहिए। वाराणसी से इस वक्त एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। जमील अब्दुल हमीद साहब हैं, शहीद के परिजन हैं। आपको बता दें कि वीर अब्दुल हमीद के पोते हैं। जमील साहब, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं राजकुमार भाटी जी आपके पास आऊँगा। जो विनय जी कह रहे हैं कि इच्छा शक्ति की जो कमी है, ये वही जिम्मेदार है उसके लिए। देखिए, सुरक्षा के मामले में माननीय नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार पूरी तरह विफल रही है, चाहे वो आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, चाहे बाहरी सुरक्षा का मामला हो। जब से मोदी जी गद्दी पे बैठे हैं, देश के अंदर भी आतंकवादी की वारदातें बढ़ी हैं, चाहे नक्सली इलाकों में वारदातें हों, चाहे जम्मू कश्मीर में हों, और पाकिस्तान की ओर से भी लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जाना, सैनिकों की हत्या किया जाना, सैनिकों के शवों के साथ बदतमीजी किया जाना, ये लगातार जारी है। मुझे लगता है कि सरकार असमंजस की पोजीशन में है। जो लकवाग्रस्त हो जाता है नहीं आदमी, सन्निपात, जी कि वो देख नहीं पाता कि मुझे किधर जाना है, जाऊं ना जाऊं, एक जगह खड़ा हो जाता है। सरकार इस पोजीशन में है जी। इन्हें यही निर्णय नहीं ले पा रहे कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है या दोस्त है, पाकिस्तान से हमें लड़ाई करनी है, पाकिस्तान से दोस्ती करनी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को क्या मैसेज देना है? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में ये बिना बुलाए तो नवाज शरीफ के घर पे पहुंच जाते हैं, उनकी माता जी को सौल भेंट कर आते हैं। वहाँ जो है वो हमारे लोकल भाषा में कहते हैं भेंट बाड़ी देना, भेंट बाड़ी दे के आते हैं, और उनके घर, उनके यहाँ से इनकी माता जी के लिए साड़ी भिजवाई जाती है, और उन्हें अपने शपथ ग्रहण में भी बुलाते हैं। और दूसरी तरफ लगातार हमले भी हो रहे हैं। तो जो भाषा ये उस समय बोलते थे, मैं ये नहीं कहता कि युद्ध ही आखिरी विकल्प है, हालांकि मोदी जी उस समय यही भाषा बोलते थे जो विपक्ष में थे कि सबक सिखा देंगे, पाकिस्तान की औकात क्या है, पाकिस्तान नाम की जगह नहीं बचेगी, अगर उधर से एक गोली चली सीमा पार से तो पाकिस्तान का नाम नक्शे से मिट जाएगा।
तो मैं ये नहीं कहता कि किसी देश का नाम नक्शे से मिटा दिया जाए या युद्ध विकल्प है, लेकिन कम से कम आप अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक कूटनीतिक माहौल तो बनाइए, कम से कम इसको अलग थलग तो करिए, पाकिस्तान को सबूत तो रखिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में। ठीक है, तो वो कोई भी इस तरह की प्रफुल्ल बख्शी भी जी नहीं कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर, उसके बाद फिर मैं जमील अब्दुल हमीद जी के पास जाऊंगा। प्रफुल्ल बख्शी जी, आप अपनी बात भी पूरी कीजिए। और सर, जिस भाषा में जवाब देने की बात आप कर रहे हैं कि अब आर या पार वाली स्थिति होनी चाहिए, आपके हिसाब से क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए भारत सरकार को? देखिए, मैंने आपको पहले बताया है कि सबसे पहले अपना थ्रेट परसेप्शन को क्लियर करना पड़ेगा कि हमारे को थ्रेट कहां से आ रही है, और अपनी पॉलिसी जो देश की है वैसी हमें चेंज करनी पड़ेगी। हमारी पॉलिसी है रिएक्टिव, हमें प्रोएक्टिव पॉलिसी बनानी पड़ेगी। और प्रोएक्टिव पॉलिसी में जहां से खतरा आने वाला है हमें उस पर हमला स्ट्रेट अवे करना होगा, जैसे इजराइल करता है, और वहां से उनको नेस्ता नबूद करना होगा। हमारी पॉलिसी ये बनी है कि जब हम पर हमला होगा तो फिर हमले का जवाब देंगे। जब आपके 6-7 लोग मर जाएंगे, शहादत को प्राप्त होंगे, कुछ लोगों को काट दिया जाएगा, फिर आप जवाबी कार्रवाई करेंगे। देखिए, आपको पता है, आपका जब पीओके आपका है, उनके खेमे आपके 8 या 10 या 15 किलोमीटर दूर हैं। आपके पास हैवी आर्टिलरी है, मीडियम आर्टिलरी है, इस रेंज की ग्रैब्स हैं, आपके पास में मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, पिनाका है, अटैक हेलीकॉप्टर है, आपके पास क्या नहीं है? आप उसको खत्म कर सकते हैं। एक सर्जिकल स्ट्राइक करी थी आपने और चांद तक आपने बात कर दी। आपको कम से कम महीने में 4 सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ेगी। आप देखेंगे पाकिस्तान के लोग बिल्कुल पीछे हट जाएंगे, पीओके के बॉर्डर तक आ जाएंगे। ठीक है सर, यानी आपको लगता है कि अब भारत को सख्त कदम उठाने होंगे और तभी पाकिस्तान शायद अपनी हैसियत को भी समझेगा। जमील अब्दुल हमीद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। जमील साहब, आपको क्या लगता है कि अब पाकिस्तान की किस तरह से सर्जरी होनी चाहिए? जमील साहब, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चलिए, हम दोबारा वाराणसी का रुख करेंगे। विनय जी, मैं आपके पास आता हूं। प्रफुल्ल बख्शी साहब की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि एक सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद आप खामोश बैठ जाते हैं, बल्कि अब तो जरूरत है कि सप्ताह में कम से कम एक सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है अगर पाकिस्तान को लाइन पर लाना है तो। देखिए, अच्छे सप्ताह या महीने में 4 की बात नहीं है, जब जब जरूरत पड़े तब तब आवश्यकता है। और मेरा ये मानना है, जो एनएसए भारत के हैं अजीत डोभाल साहब, वो आईबी चीफ भी रह चुके हैं, पाकिस्तान की गतिविधियों से अच्छी तरह वाकिफ है, क्योंकि कई उन्होंने सफल ऑपरेशन किया है आईबी में रहते हुए पाकिस्तान में, तो उसके सारी गतिविधियों से वाकिफ है। और सेना का खुद इस तरह का इनपुट पता है, कहाँ पर उनके कैंप हैं, कहाँ से वो ऑपरेट करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई हमको संख्या गिनने की जरूरत है। एक बार कर दिया दोबारा करने की जरूरत नहीं है, या 4 बार कर दिया तो 5वें बार की जरूरत नहीं है। सीधे तौर पे एक बात समझना पड़ेगा कि सेना मरने के लिए नहीं है, सेना मारने के लिए है। उसके ट्रेनिंग में कहा गया, एक गोली एक दुश्मन। अगर उसके बंदूक से गोली निकलेगी तो एक दुश्मन को मार कर आएगी, ये उसका पहला मोटो है। और हमने एक चीज सिखाया है, पहले गोली खा लो, और तुम्हारा जो साथी है वो बदला लेने के जाएगा कि नहीं जाएगा, एक पॉलिटिकल विल पर डिपेंड करता है। इस सिद्धांत को हमें बदलना पड़ेगा। दूसरी चीज ये भी समझना पड़ेगा कि मानवाधिकार आप अपराधी और आतंकी का नहीं होता है, सेना का और देशवासियों का भी मानवाधिकार है। आज 123 करोड़ जनता के लिए बॉर्डर पर हमारे जवान गोली खा रहे हैं, तो उनका भी मानवाधिकार है। हम सिर्फ एक वीडियो दिखा दें कि कैसे कश्मीर में हमारे जवान बेइज्जत किए जा रहे हैं, उस पर हमको सहानुभूति उनको मिले। हमें सहानुभूति नहीं चाहिए। जो लोग सेना के साथ इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं, उनके साथ जितनी सख्ती से पेश आने की जरूरत है उतनी सख्ती से पेश आने की जरूरत है। पायलट गन का इस्तेमाल हुआ, बवाल मच गया पूरे देश में कि पायलट गन से आंखें चली जा रही हैं, रोशनी चली जा रही है। मैं महबूबा मुफ्ती के उस बयान का तारीफ करूंगा जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई वो पिकनिक मनाने नहीं गए थे, कोई वो बाजार में घूमने नहीं गए थे। जब आप पत्थर मारने जाएंगे तो सामने से आपको फूलों का गुलदस्ता नहीं मिलेगा, आपको गोलियां ही मिलेंगी, और गोलियां ही मिलनी चाहिए। क्योंकि जब तक आप इस बात को नहीं समझाएंगे, जो लोग देश के खिलाफ हैं,
तब तक इस तरह की वारदातें होती रहेंगी और हमें सिर्फ मातम मनाना होगा या श्रद्धांजलि पेश करनी होगी या शोक संवेदना व्यक्त करना होगा। हमें अपने देश को समझना होगा, देश की भावनाओं को समझना पड़ेगा और खासतौर से सरकार को सेना के मनोबल को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिरकार सेना चाहती क्या है। और अगर एक बार सही बात कह रहा हूं, इलाज अगर हो गया तो हमें शायद बहुत लंबे समय तक इससे मुक्ति मिल जाएगी। नरेंद्र सिंह राणा जी, ऐसे ही मातम मनाते रहेंगे या आप कोई ठोस कार्रवाई देखने को भी मिलेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा विनय जी ने कहा है बिल्कुल सही है कि अब कम से कम सेना को मेरा अपना ये मानना है कि उसको कार्रवाई करने का पूरा अधिकार दिया जाना चाहिए और सेना रोज सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहे तो रोज करे, सेना युद्ध करना चाहे तो सेना युद्ध करे। हमारी सेना में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। दूसरी बात, अधिकार कौन देगा? नवाज शरीफ देंगे क्या अधिकार ये भारतीय सेना को? कौन देगा अधिकार? नहीं, सुन लीजिए, हम ही देंगे, नवाज शरीफ नहीं देगा भैया। प्रोएक्टिव, आप सत्ता में बैठे हैं, आप कह रहे हैं अधिकार मिलना चाहिए। सही है कि इजराइल की तरह अगर हम प्रोएक्टिव नहीं होंगे कि जब हमें गोली मार दी जाएगी तब हम जागेंगे, तो बजाय कि वो हमें गोली मारेंगे वहां उस स्थान का, उस घटना का हम संज्ञान लेके पहले ही उन पे हमला करें। तो ये पॉलिसी, ये चीजें हमें बदलनी पड़ेंगी। तीसरा जो विनय जी ने कहा, जो मुझे अभी पता है कि फेवरेट नेशन वाला जो है, तो सबसे पहले भारत सरकार इसको जो है फेवरेट नेशन का दर्जा खत्म करके और पूरे दुनिया में ये बात, ये संदेश पहुंचाए कि पाकिस्तान को अब आतंकवादी राष्ट्र घोषित करिए। मुंह तोड़ जवाब देते हुए अपने बाकी विकल्पों पर भी पार्टी, ये सरकार अपना काम करे और पूरे देश का जो नेतृत्व है वो कहीं किसी से कोई ये नहीं कि कोई विपक्ष उसमें अड़ंगे अड़ा रहा है या कोई बीच में वो आ रहा है। जो कहीं भी जहां लगता है कि क्यों, कौन सी वो पॉलिसीज हैं, तो हमें भी कम दुख नहीं है कि हमारा सैनिक खोया जाता है। हम तो टीवी तक नहीं देख पाते उसके घर पे जो मातम मनता है कि किस तरह जो है पाकिस्तान ने एक सेना हमारा छीन लिया, जो कि केवल उग्रवादी वो मारते हैं, वो टेररिस्ट आते हैं हमारे देश पे हमला करने और वो हमारी रक्षा करते करते शहीद हो रहा। तो अब कुछ ये सच बात है कि बहुत कड़े कदम उठाकर और जो भी करना हो XY इस समस्या से निपटने का भारत सरकार को भी अब पूरी तरह जो है अपना इसमें पूरी छूट सेना को, सेना हमारी सक्षम है, सेना खुद जो है उस चीज का माकूल जवाब दे सकती है। ये बातें इससे पहले भी कई बार कही गई हैं, लेकिन प्रफुल्ल बख्शी साहब, 22 नवंबर 2016 हिमाचल में LOC पर पाकिस्तान के संदिग्ध आतंकियों की ओर से हमला जब होता है, आर्मी के 3 जवान शहीद और 1 जवान का शव शत विशत हालत में बरामद होता है। 28 अक्टूबर 2016 हिमाचल सेक्टर में ही एक बार फिर पाकिस्तानी आर्मी के कवर का फायदा उठाते हुए आतंकी LOC के रास्ते घुसते हैं और 1 जवान की जान ले लेते हैं। शव के साथ यही बर्बरता की जाती है। उस वक्त ध्यान है कि गृहमंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया था कि सेना को छूट दी गई है कि वो अपने तरीके से जवाब दे सकती है। तो ये दिक्कत कहां पर आ रही है? देखिए दिक्कत आ रही है, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट सेना को नहीं बताए गए हैं। ये कहना एक मिनिस्टर के लिए कि सेना अपनी तरफ से जवाब दे देगी, ये ठीक नहीं है। आप पहले सेना को इंटेलिजेंस गैदरिंग के इक्विपमेंट ठीक दीजिए, इंटेलिजेंस ठीक दीजिए। सेना के साथ में जो इंटेलिजेंस गैदरिंग संस्थाएं हैं उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है। आपने पैरामिलिट्री फोर्स बैठाई हुई है बॉर्डर पे, सेना का उन पे कंट्रोल नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। सेना डिफेंस मिनिस्ट्री की है, पैरामिलिट्री फोर्स होम मिनिस्ट्री की है, इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है। ये डिसकोऑर्डिनेटेड तरीके से आप सेना को नहीं चला सकते और ये प्रॉब्लम है। और फिर आपने कभी सेना को नहीं कहा आप अब जो कार्रवाई करिए, पहले सेना को सारी की सारी सहूलियतें दीजिए, उनको अपने साथ में मीटिंग और पॉलिसी मेकिंग में बैठाइए। जब तक आर्मी चीफ रावत आपके प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ के पॉलिसी नहीं बनाएगा, तब तक आप अंधेरे में ही इस तरह काम करते रहेंगे। ये एक रीजन है कि ब्यूरोक्रेसी क्यों सेना को आगे नहीं आने देना चाहती। इस बीमारी को स्टडी करिए, ये देश के हित के लिए है कि ये देखिए क्या बात है, हमारी सेना को इस तरह दबा के आप काम कर रहे हैं। वो शहादत देते हैं, हम बड़े बड़े आंसू बहाते हैं और कविताएं लिखती हैं, टेलीविजन में दिखाते हैं और उसके बाद चुप हो जाते हैं। ये बात ठीक नहीं है। जब तक आप उनको कोऑर्डिनेटेड इंटेलिजेंस गैदरिंग, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, इंटेलिजेंस इक्विपमेंट,
ये सारा का सारा नहीं देंगे, और सारा इंचार्ज सेना के चीफ को बनाइए। वहां पे पैरामिलिट्री फोर्स रखी है तो सेना के अंडर होगी सिर्फ, और कुछ नहीं। ये प्रॉब्लम जब तक दूर नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। विनय जी, मैं आपके पास आता हूं, उसके बाद जमील अब्दुल हमीद साहब के पास जाऊंगा। जो बात प्रफुल्ल बख्शी जी की तरफ से कही जा रही है कि जहां पर सुई का इस्तेमाल करना है वहां पर आप भाला लगाते हो, इस तरह की परिस्थितियां हैं। जहां पर पैरामिलिट्री फोर्स को बाकायदा बेहतर ट्रेनिंग की जरूरत है, बेहतर हथियारों की जरूरत है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। अंधेरे में तीर चलाने की कोशिश की जाती है और फिर नतीजे की उम्मीद की जाती है। अच्छा, अभी मुश्किल से कुछ घंटे पहले की वारदात है जब एक बैंक के वैन पर हमला किया गया, जिसमें 2 हमारे बैंक कर्मी शहीद हुए हैं और 4 जवान शहीद हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हथियार और सुई की बात ही नहीं है। आप बॉर्डर पे जब डील करते हैं तो पाकिस्तान के साथ डील कर रहे हैं। बॉर्डर के अंदर अगर कोई पाक समर्थित भी डील कर रहा है तो आप उसे पाकिस्तानी ही मान के चलिए, उसे कतई अपने देश का मत मानिए। अगर कोई पाकिस्तान की भाषा बोलता है, अपने झंडे का अपमान कर रहा है, अपने सैनिक का अपमान कर रहा है, अपने सैनिकों पर छुपकर वार कर रहा है, तो आप मान के चलिए कि वो पाकिस्तान का बदला हुआ स्वरूप है जो कि देश के अंदर आपको छिपा हुआ है। उसको उसी तरह से आप इलाज करिए ना, किसका इंतजार कर रहे हैं। और जो प्रफुल्ल बख्शी साहब कह रहे हैं कि बयान आता है कि उसको फ्री हैंड है, 1 मारेंगे 100 मारेंगे, ये पॉलिटिकल बयान की जरूरत नहीं है। ये हमें लगता है अगर इंटरनल बैठक करके तीनों डिफेंस के जो हेड हैं उनको बैठा लिया जाए और एक एनएसए बैठ करके एक बार तय कर दें कि आपको करना क्या है। बार बार पॉलिटिकल ऑर्डर की जरूरत नहीं है कि यहाँ से पीएमओ के यहाँ से कोई मैसेज जाए या डिफेंस मिनिस्टर कोई मैसेज पास करे। एक रणनीति क्लियर करनी पड़ेगी। जैसे बार बार हम एग्जांपल देते हैं इजराइल का कि इजराइल का हथियार हमारे पास आ गया, इजराइल के हमारे पास वो मशीनरी आ गई, कैसे हम उसको सर्विलांस कर सकते हैं। अरे मशीन सर्विलांस कर लेगा, मशीन आपका गोली चलाएंगे तो गोली जाकर मार देगा, लेकिन चलाने वाले व्यक्ति को पहले ताकत तो दीजिए। सवाल इस बात का है कि जो जवान गोली चलाना चाहता है वो कब चलाए, कैसे चलाए, हर बात पूछने के लिए विवश न हो। आज वो गोली चलाए, कल उस पर कार्रवाई हो जाए, कोर्ट मार्शल कर दिया जाए कि इसका तो आपको परमिशन था नहीं। तो बख्शी साहब की तरफ से जो नियंत्रण की बात कही जा रही है कि सेना पर नियंत्रण सरकार का नहीं होना चाहिए। जैसे पाकिस्तानी सेना कोई नियंत्रण नहीं है, पाकिस्तान की सरकार का। नहीं, अच्छा है, इसमें कुछ नहीं। मेरा सिंपल ये कहना है कि आप अगर इजराइल से नकल कर रहे हैं तो पूरी नकल करिए, आधी नकल मत करिए। आप सिर्फ हथियार लेकर के उनका इंटेलिजेंस लेकर मत करिए। जैसे उनके यहाँ खुली छूट है उनके सेना को कि अगर कोई इजराइल की तरफ आंख उठाने के भी सोचता है तब तक उस पर हमला हो जाता है। मैं आपके पास तो गोली नहीं खाते हैं जी, क्योंकि आप कभी भी देख लें इजराइल पे हमला तो दूर की बात है, वो तो उस कयास में जाके मार के चले आते हैं कि वो हमला करने वाले हैं। तो मेरा मानना है कि इजराइल का जो पूरा मोटस ऑपरेंडी उसको अडॉप्ट करिए और उसी तरीके से आप पाकिस्तान का इलाज करिए। जो बख्शी साहब ने कहा कि 15 से 20 किलोमीटर के रेडियस में तो आप फ्री हैंड है कुछ करने के लिए। अगर बगल से कुछ आपके खिलाफ साजिश हो रही है तो आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं? बगल तो छोड़िए, 200 मीटर तक अंदर दाखिल होकर इस तरह की वारदात को, इस तरह की घटना को अंजाम देकर चले जाते हैं, फिर सवाल तो उठते ही हैं। हम वाराणसी का रुख करेंगे। जमील अब्दुल हमीद साहब हैं, एक बार फिर अपने दर्शकों का परिचय कराते हैं। वीर अब्दुल हमीद साहब के पोते हैं। जमील साहब, आपको क्या लगता है कि किस तरह की सर्जरी की जानी चाहिए पाकिस्तान के साथ? हम तो इतना जानते हैं कि जिस तरीके से आज ये घटना हो रही है और बहुत ही शर्मिंदगी हम लोगों को महसूस हो रही है। भारत में जैसे हमारे दादाजी ने परिचय दिया था कि मुंह तोड़ जवाब, अगर पाकिस्तान इस तरीके से हरकत कर रहा है ये बहुत ही शर्मनाक तरीके से, और इनको बहुत ही कड़ा जवाब देना चाहिए। जो हमारे भारत की सेना और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अगर आदेश जिस तरीके से मिलता है तो बहुत ही तेज तराक तरीके से लड़ाई करनी चाहिए और उनको कड़ा जवाब देना चाहिए। जो 1965 में जिस तरीके से जवाब हमारे दादाजी ने दिया और अकेले बलबूते पे उन्होंने दिखा दिया कि भारत अभी भी कमजोर नहीं है और भारत कभी कमजोर नहीं रहेगा, लेकिन अगर पाकिस्तान इस तरीके की हरकत करेगा तो फिर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और बर्दाश्त करने की जरूरत भी नहीं है। और अगर वो एक मारते हैं तो हमें 1000 मारना चाहिए ताकि उनको औकात उनकी समझ में आ जाए। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, क्या कदम भारत सरकार को उठाने चाहिए? क्या आर पार की स्थिति आपको लगती है आ चुकी है? नहीं, हमारे समझ से अगर इस तरीके की वो घटना कर रहे हैं जी, तो हमारा देश कभी चुप नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से हमारा देश सहनशीलता पे है, उनको समझ नहीं आता है तो अच्छे तरीके से समझना चाहिए और हमारे देश के जो भी जवान हैं वो अच्छे तरीके से समझाएं कि 1965 की जंग जिस तरीके से
हमारे भारत देश ने जीता हुआ था, हमारे दादा ने जीत दिलाई, उस तरीके से हमारे जवान को चाहिए कि एक एक उनको पाकिस्तानी को समझ में आ जाना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या गलती हमारी है, और उनको कड़ा जवाब देना चाहिए। ठीक है प्रफुल्ल बख्शी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। जैसा अभी जमील अब्दुल हमीद की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि अब कड़ा संदेश देने का वक्त आ चुका है, और आप भी कह रहे हैं कि हम कब तक ये बात करते रहेंगे कि पाकिस्तान नापाक हरकत को अंजाम दे रहा है, शर्मनाक करतूते हैं। अब वक्त आ चुका है कि उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। क्या आपको लगता है कि अंतिम विकल्प युद्ध का बचा है? जब तक युद्ध नहीं होता आर पार का, तब तक पाकिस्तान मानने वाला नहीं? देखिए, ऐसा है, युद्ध की तो बात ही नहीं है। पाकिस्तान हमसे युद्ध थोड़ी कर रहा है, वो बिना युद्ध करे हमारे लोगों को मार रहा है और काट के ले जा रहा है। आप वैसा ही जवाब दीजिए। आप अपने पूरे गवर्नमेंट वार्तालाप करते रहिए और अपनी आर्मी को पूरी छूट दीजिए कि आपको जिसको जो करना करिए, और उसके बाद में आप ऐसा प्रिटेंड करिए कि जैसे कुछ हुआ नहीं है। मैं युद्ध की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं सिर्फ अपने पीओके में जो एरिया आप कहते हो आपका है, आप उस पे आप आधिपत्य जमाइए, अधिकार जमाइए। आपको युद्ध करने की जरूरत है। बिना युद्ध किए आप उनके लोगों को मार सकते हैं। जहां पे अटैक करना है अटैक करिए। हाँ, उसको आप युद्ध का परिभाषा देना चाहते हैं, बेशक दे दीजिए, पर वो युद्ध नहीं है। पाकिस्तान बिना युद्ध किए हमको मार रहा है। हाँ, थोड़ी थोड़ी गोलियां चलाता है, जिस तरीके से वो कर रहा है आप उससे 4-5 गुना ज्यादा करिए, अपने एरिया में करिए, और वार्तालाप जारी रखिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। वो कहिए कि हम हमारे पास कोई नहीं है। आपकी पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है और पाकिस्तान की पब्लिक पाकिस्तान की आर्मी के साथ में नहीं है। ये पाकिस्तान की आर्मी की हरकत है। वो चाहती है कि हिंदुस्तान के साथ फैलसूफी ना हो, रेप्रोचमा ना हो। ये पाकिस्तान की आर्मी का मुंह बंद करने के लिए तरीका मैं बता रहा हूं आपको। आप वॉर मत डिक्लेयर करिए, बल्कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बोलिए हम तो वॉर डिक्लेयर नहीं कर रहे, हम तो जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं आपकी आर्मी के साथ। ये हमारी नीयत, ये हमारा प्रिंसिपल और पॉलिसी होनी चाहिए। हम वो पॉलिसी अपना नहीं रहे हैं। नरेंद्र सिंह राणा जी, क्या इन बातों से थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत नहीं है? जैसे पाकिस्तान के सेना प्रमुख जब से उन्होंने चार्ज संभाला, तकरीबन ये चौथी बार था जब वो एलओसी के दौरे पर पहुंचे थे, और जिस तरह से हाजीपीर में सेना प्रमुख का जाना, भड़काऊ भाषण देना, क्या कुछ इसी तरह की हरकतों के खिलाफ इशारा नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान के मंसूबे ठीक नहीं है, साजिश चल रही है कुछ? देखिए, अभी जो अपने विशेषज्ञ हैं, रक्षा विशेषज्ञ, उन्होंने ये बात बड़े अच्छे से बताई, और मुझे लगता है कि ये कहीं कोई युद्ध करने की जरूरत नहीं है। अगर वो हमारा एक सैनिक मारेगा तो हम उसके 4 सैनिक मारें, हम माने हमारी मिलिट्री। तो ऐसा भारत सरकार को ये कड़ा कदम तो उठाना ही पड़ेगा कि यदि वो आगे बात बढ़ेगी तो आगे देखा जाएगा कौन भारत उससे कमजोर है कि भारत पाकिस्तान से डरता है। अरे भाई, हमारी एक बाजू जाएगी तो तुम्हारा शरीर ही खत्म हो जाएगा, ये तो पूरी दुनिया जानती है। तो मैं ये कहता हूं कि अब हमारे सैनिकों का कम से कम हम बदला लें और इस पर और अग्रेसिव कार्रवाई करें। और पॉलिटिकली जो उन्होंने कहा सही बात है, सरकार अपने डायलॉग करते रहे, देखते हैं क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, और सेना जो है नहीं तो सरकार की तरफ से स्पष्ट किया जाएगा हमारी सेना को तो ये आपके हाथ खुले हुए हैं, आप ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं। बिल्कुल दिया जाना चाहिए। यदि नहीं दिया गया है तो ये हमारी मांग है, इस देश की आम जनता ये चाहती, कम से कम हम अपनी कार्रवाई तो करें। तो अपनी कार्रवाई करने के लिए सेना अपना काम करे, और सेना हमारी सक्षम है, सेना को कोई वो बताने की जरूरत नहीं है। और सरकार डिप्लोमेटिक रूप से अपनी बात करे। जो रक्षा विशेषज्ञ हैं प्रफुल्ल बख्शी जी, जिन्होंने इसका सही समाधान ये बताया है कि प्रोएक्टिव होके अपनी कार्रवाई कीजिए, और जो स्थिति आएगी उस स्थिति से निपटा जाएगा। कौन सा हम अपनी तरफ से जो है कोई थोप रहे हैं? अगर कोई हमारे ऊपर थोपता है तो वो चाहे वो युद्ध थोपेगा तो हम उसको लड़ने के लिए सक्षम है। भारत ने पहले भी युद्ध पाकिस्तान से लड़े हैं और पाकिस्तान टूटा है, पाकिस्तान जो है फिर टूटेगा। कृष्णकांत पांडे जी, ये नरेंद्र सिंह राणा जी जो बात कर रहे हैं कि माकूल जवाब देना चाहिए सरकार को, लेकिन अभी तक ऐसी कोई स्थिति नजर नहीं आती है। उधर पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान का एजेंडा है कि जब इस तरह की तकरार ज्यादा बढ़ती है, कश्मीर मुद्दे को लेकर इस तरह की स्थितियां पैदा करने की कोशिश करता है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कश्मीर का मुद्दा गर्म हो?
ये सब एक साजिश के तहत होता है? अच्छा जी, हमारे भाजपा के साथी ने जिस तरह की बात किया, मैं उनकी बातों का स्वागत करता हूं, बशर्ते यह बात केंद्र सरकार समझ ले। इन्होंने बातें जितनी किया, देश हित की किया, अच्छी बातें किया है, और इस मुद्दे पर कहीं विरोध होना भी नहीं चाहिए। राष्ट्रहित का मामला, राजनीति होती रहेगी। लेकिन एक सवाल मेरा है कि क्या इस देश की केंद्र सरकार शहीदों के इस बलिदान पे राजनीति करना चाह रही है? केवल निंदनीय और ये सब बातें कह करके केवल बातें क्या खत्म हो जाती हैं? 5 साल में छत्तीसगढ़ में 1154 लोग शहीद हो चुके हैं, चाहे वो जनता के लोग रहे हो, चाहे पुलिस के लोग रहे हो। 1154 लोग, 5 साल का रिकॉर्ड है। लेकिन अब उसमें बड़ी कायराना हरकत है, यही कह के क्या हम अपना पिंड छुड़ा सकते, चाहे हमारी सरकार हो, चाहे आपकी सरकार हो, सरकारें चाहे किसी की भी हो। ऐसी स्थिति में श्री विनय राय जी अभी सब बातें बता रहे थे, आपके रक्षा विशेषज्ञ भी। अब हमें जो कुछ करने की बातें, इसके लिए हमें मनोबल की जरूरत है, और जब हमारा मनोबल जब उस बात के लिए रहेगा तब हम कुछ कर पाएंगे। इच्छा शक्ति व्यक्ति से एक आदमी 100 आदमी पे भारी पड़ सकता है, अगर उसमें इच्छा शक्ति है तो, नहीं तो एक आदमी 100 आदमी को भगा देगा। स्थिति यह है कि ये बताइए कि देश में सरकार बनने के बाद पठानकोट जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एयरबेस है जी, 150 लड़ाकू विमान हमारे देश के पठानकोट के एयरबेस में खड़े होते हैं, और 100 घंटा तक पाकिस्तान ने वह अपने कब्जे में किया रखा। हमारे यहाँ लड़ाई चलती रही, और उसके 10 दिन ही नहीं बीते थे, इसके बाद ISI के चीफ को बुला करके हिंदुस्तान के पठानकोट के एयरबेस का सर्वे निरीक्षण कराया जाता है। ये क्या देश को विश्वास में लिया गया? क्या देश की पार्लियामेंट को विश्वास में लिया गया कि पाकिस्तान की ISI का चीफ हमारे देश के सबसे बड़े एयरबेस पठानकोट का आके पूरे भीतर तक वो सर्वे करता है, निरीक्षण करता है, जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के अलावा और किसी VIP को भी जाने का अधिकार नहीं है। तो देखिए, मैं तो इसीलिए पांडे जी हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या भारत की रणनीति कुछ कमजोर है? निवेदन करना आखिर किस तरह की रणनीति अख्तियार करनी चाहिए, खासतौर पर अब जब इस तरह के हालात बन रहे हों? कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार के साथ खड़ी है, वह पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब। ठीक है, हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर BD मिश्रा जी भी इस चर्चा में शामिल हो गए हैं। BD मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, क्या कहेंगे? पाकिस्तान की तरफ से एक के बाद एक जिस तरह से सीज़फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, सैनिकों पर हमले किए जा रहे हैं, अब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? और अब तक की जो रणनीति रही है, क्या आपको लगता है कि उसमें थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी हद तक परिवर्तन करना होगा? मैं थोड़ी देर तक ये डिबेट सुन रहा था जी, और इसमें राजनीति ज़्यादा हो रही है, और इसमें जो वाकई प्रॉब्लम है उसको प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है, यह शायद बातें कम हो रही हैं। इसमें माजी का ज़्यादा जिक्र हो रहा है और हाल का कम हो रहा है, मुस्तकबिल का भी कम हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का जो भारत के खिलाफ रवैया है, ये एक दिन का नहीं है, 70 ईयर्स का है। लेकिन यह हमको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं देता है, कोई तसल्ली नहीं देता है, क्योंकि हमारे लिए तो प्रॉब्लम आज ये है कि आज खत्म हो, अभी खत्म हो, हमारा कोई भी नागरिक मारा न जाए, हमारा कोई सोल्जर न मारा जाए। लेकिन समस्या डिफिकल्ट है। कहना मैं ये चाहता हूं कि अब भारत को तभी पाकिस्तान से कुछ दिन के लिए राहत मिलेगी, क्योंकि जब तक पाकिस्तान रहेगा, वहां की आर्मी रहेगी, वहां की हुकूमत रहेगी, वो ये हमेशा उनका एक प्रॉमिस है, उनका एक रवैया है कि हिंदुस्तान को तोड़ना है, क्योंकि वो हिंदुस्तान की आर्मी द्वारा तोड़े गए हैं। तो हर फ्रंट पर काम करना है, पाकिस्तान को तोड़ना है। इसमें कोई भी फ्रंट हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक हो, आर्मी का हो, वार फ्रंट हो, उसमें वाटर ट्रीटी हो, उसमें ट्रेड हो, उसमें कॉमर्स हो, डिप्लोमेटिक हो, क्लैंडस्टाइन मूवमेंट हो, हर फ्रंट पर काम करना है। मैं समझता हूं कि सरकार इस बात पर अवेयर है, दृढ़ सरकार है, नेतृत्व अच्छा है, इस पर कार्रवाई होगी। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की जो रवैया है, वो जितना भी कर रहे हैं वो कश्मीर से लिंक्ड है जी। और आपको मालूम होगा कि 1965 में जब फील्ड मार्शल अयूब खान वहां पर डिक्टेटर थे, प्रेसिडेंट थे, और जुल्फिकार अली भुट्टो वहां का विदेश मंत्री था, तब उसने एक वहां पर ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया था, जिसमें इन्फिल्ट्रेटर्स आए थे। हालांकि पूरे इन्फिल्ट्रेटर्स आर्मी वालों ने मारे और उनकी संख्या हजारों में थी।
तो ये भी एक एंगल है जो कि आज देखना पड़ेगा कि कहीं वहां पर जो इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए वहां कार्रवाइयां हो रही हैं उससे लिंक तो नहीं है। और हर फ्रंट पर काम करना पड़ेगा। आर्मी सक्षम है, हमारा नेतृत्व सक्षम है, हमको विश्वास रखना पड़ेगा अपने नेतृत्व में, और अपने नेतृत्व के साथ सिर्फ यह नहीं कहना है कि हम खड़े हैं हालो तरीके से, लेकिन उनको वाकई पार्लियामेंट में सपोर्ट देना पड़ेगा। नहीं, कितनी मजबूती के साथ, जैसा आपने कहा कि जैसे भारत सरकार की तरफ से अब स्टैंड भी इस पर जरूर गंभीर तरीके से लिए जाने चाहिए, लेकिन पठानकोट हमले के बाद कितना भारत ने अपने रवैये में भी बदलाव किया। जैसा आपने कहा कि तमाम जो साझेदारियां हैं उनको खत्म करने की जरूरत है, पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़ देनी चाहिए, कुछ इस तरह के कदम भारत को उठाने चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो भी प्लान होती है, आर्मी की प्लान होती है, वो अनाउंस नहीं होगी। एक दूसरे, ऑल आउट वार भी आंसर नहीं है। बख्शी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ऑल आउट वार भी आंसर नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि जो प्लानिंग हो रही है इसको करने के लिए ये प्लानिंग कारगर होगी, और इसमें हमको स्ट्राइक करना पड़ेगा। मैं जिंगोइस्ट नहीं हूं, और न तो मैं जिंगोइस्ट अप्रोच रख रहा हूं, लेकिन पाकिस्तान के साथ आज का यह मामला नहीं है, 70 इयर्स का है। हर बार आप काउंट करिए, 47 में वार हुई, 65 में हुई, 71 में हुई, कारगिल में हुई। ये जब तक पाकिस्तान रहेगा हमको ये झेलना पड़ेगा और हमको जवाब देना पड़ेगा। सर, हाल के कुछ दिनों में जिस तरह से एलओसी पर चहलकदमी पाकिस्तानी सेना प्रमुख की तरफ से बढ़ी है, क्या ये संकेत के तौर पर नहीं लेना चाहिए था कि कुछ इस तरह की साजिश हो सकती है? एक तरफ घुसपैठ का खतरा भी लगातार बना हुआ है, क्योंकि गर्मी के मौसम में जब बर्फ पिघलती है तब घुसपैठ की जो संभावनाएं हैं, आशंकाएं हैं, वो ज्यादा बढ़ी रहती हैं। हमसे सवाल है? जी सर। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे एक उनके यहाँ आर्मी का चीफ बदले, चाहे दूसरा बदले, चाहे उनके यहाँ एक इलेक्टेड सरकार आए या दूसरी आए, हमको कॉम्प्लिसेंट नहीं होना है, क्योंकि उनके यहाँ आर्मी की हुकूमत चलती है, और आर्मी हमेशा इंडिया को, अपने अवाम को यह बताती है कि भेड़िया है, ये हमारे वजह से आपको नहीं खा रहा है, और अगर हम नहीं हो तो ये खा जाएगा। ये माहौल हमेशा बना रहता है। इस माहौल को इसी तरीके से एज ए डेंजर, एज ए वार्निंग, एज ए क्राइसिस, एज एन इमरजेंसी लेना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। ठीक है, प्रफुल्ल बख्शी साहब, मैं आपके पास आता हूं। चर्चा के समापन का वक्त भी आगे बढ़ रहा है, एक एक कमेंट आप सभी मेहमानों से जरूर चाहूंगा। आप और क्या सुझाव देना चाहेंगे भारत सरकार को? साथ ही अपनी बात भी पूरी कीजिए, कुछ कहना चाह रहे थे आप। देखिए, सबसे पहला काम तो ये है कि हमारे को पूरी की पूरी जो ये स्थिति है इसका चिंतन करना पड़ेगा, और आर्मी कमांडर्स को, एयरफोर्स और नेवी को मिला के सब इकट्ठे बैठ के पॉलिसी बनानी पड़ेगी और उस पर अमल करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है, साथ ही साथ हमें ये याद रखना चाहिए कि चाइना पाकिस्तान के साथ बढ़ रहा है, पूरी सप्लाई कर रहा है, कम्युनिकेशन सिस्टम कर रहा है, और चाइना अपना बॉर्डर तगड़ा कर रहा है। जब पाकिस्तान के साथ हमारी मेन लड़ाई की बात आएगी तब चाइना अपना प्रेशर जरूर डालेगा, चाइना रुकेगा नहीं। उस समय हमारी इंडिजनाइजेशन प्रोग्राम का टेस्ट होगा, क्या हम बना रहे हैं। अभी तक हमारी जो स्थिति है असल बनाने की, हथियार बनाने की, वो इतनी कमजोर है कि आपको घोर चिंता हो जाएगी। उसको हमें वॉर फुटिंग पे इंक्रीज करना पड़ेगा, बॉर्डर कम्युनिकेशन सिस्टम इंक्रीज करने पड़ेंगे, और फिर अपनी नीति जो है फाइटिंग, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एग्रेशन की, हमें उसको आर्मी के कमांडर्स को पूरा का पूरा इन्वॉल्व करके नई पॉलिसी बनानी पड़ेगी और उस पर अमल करना पड़ेगा। हमारे को ये सब तैयारी करनी पड़ेगी। अगर हम ये तैयारी नहीं करते तो मैं बता रहा हूं आपको ये प्रॉब्लम चलती ही रहेगी। नरेंद्र सिंह राणा जी, अब ये तैयारियां होंगी जो बख्शी साहब की तरफ से कहा जा रहा है कि इसके बगैर अब काम चलने वाला भी है नहीं। दोनों रक्षा विशेषज्ञों ने जो है अपनी बात रखी, और यही इसका एक हल भी सभी, हम सब लोग भी ये मानते हैं। नंबर एक, डिप्लोमेटिक तरीके से पाकिस्तान टूटे, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान 71 में बांग्लादेश अलग हुआ था, फिर उसी आधार पर पाकिस्तान आ गया है, और भारत को
उसको आतंकवादी राष्ट्र घोषित हो, ना हो तो वो टूटे, और सेना को यदि वो आतंकवादी हरकतें करता है तो उसका कड़ा जवाब देने के लिए खुली छूट मिलनी चाहिए। ठीक है। उसके आगे तीनों नेतृत्व, सेना सभी सक्षम है और जो जरूरी कदम हो बिल्कुल उठाए जाने चाहिए। कृष्णकांत पांडे जी, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे अपनी पार्टी की तरफ से कि भारत सरकार को अब किस तरह से कदम उठाने चाहिए? देश के प्रधानमंत्री को सर्वदलीय बैठक के माध्यम से सारे राजनीतिक दलों को विश्वास में लेकर के, पार्लियामेंट को विश्वास में लेकर के, पार्लियामेंट को विश्वास में लेने का तात्पर्य हो जाएगा पूरे हिंदुस्तान को विश्वास में लेकर के एक नीति बनाए। देश के मुद्दे पे मुझे नहीं लगता कि कोई भी दल विरोध में खड़ा होगा। हम सारे दल केंद्र सरकार के इस मुद्दे पर साथ खड़े होंगे। ठीक है। राजकुमार भाटी जी, आपकी पार्टी की प्रतिक्रिया, जैसा भी एकजुटता की बात कर रहे हैं कि आंतरिक मसलों पे हमें नहीं फंसना चाहिए, राजनीति अगर देश की खातिर अगर हो रही है तो वहां पर सबको एकजुट होने की जरूरत है। देखिए, आप लोग प्रयास करेंगे? आंतरिक समस्या कहीं है ही नहीं। देश के मसले पे सारे दल एक साथ खड़े होते हैं, कहीं राजनीति नहीं होती। इसमें अगर मोदी जी विफल रहे हैं, उनकी नीति विफल रही है, उन्हें अपनी नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए। जो 56 इंच का सीना था वो 28 इंच का सिद्ध हो गया। इस पर दो मोर्चे पर काम करने की जरूरत है। एक तरफ तो हमें सेना को जो फ्री हैंड देना चाहिए कि सेना के ऊपर कोई अटैक होता है तो उसका तुरंत जवाब दें, बल्कि अटैक होने से पहले जवाब दें। जो पहले भी हमारे रक्षा विशेषज्ञों ने कहा कि इंटेलिजेंस के माध्यम से हमें पता होना चाहिए कहां से अटैक होने वाला है, वो पहले हम जवाब दें। हम अपने सैनिकों को मरने का इंतजार क्यों करें? और दूसरे, हमें कूटनीतिक मोर्चे पर भी पाकिस्तान की घेराबंदी करनी चाहिए। उससे व्यापारिक संबंध खत्म करें। मोस्ट फेवरेट कंट्री का दर्जा हमने उसे दे रखा, उसे खत्म करें, उसको दुश्मन देश घोषित करें और बाकी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में समर्थन जुटाएं और पाकिस्तान को अलग थलग करें। ठीक है। बीडी मिश्रा जी, आपका फाइनल कमेंट मैं जरूर चाहूंगा इस पर कि आप क्या सलाह देना चाहेंगे सरकार को, एक सैन्य मामलों में अलग और बाकी रणनीति के तहत? मैं तो यही कहूंगा कि जितने भी हमारे एफर्ट्स हैं सब फ्रंट पर पूरे कारगर हों और इसमें क्लैंडस्टाइन मूवमेंट हमारा ज्यादा होना चाहिए और क्लैंडस्टाइन मूवमेंट के तहत हमको पाकिस्तान को अनट्रेसेबल हिट करना चाहिए। अनट्रेसेबल। विनय जी, फाइनल कमेंट आपका भी। लोग भी ये कह रहे हैं कि कहाँ है वो 56 इंच का सीना, साथ ही बर्बरता जो हुई है उसका बदला हिंदुस्तान मांग रहा है कि अब तो बदला चाहिए। देखिए, 56 इंच के सीने का मैं जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ बार बार डिप्लोमेटिक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो मुझे लगता है जो बात लाल किले के प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री ने एक बार उठाई थी बलूचिस्तान को लेकर के, केवल अगर विदेश मंत्रालय थोड़ा सा ईरान को और अफगानिस्तान को प्रूव कर ले बलूचिस्तान को लेकर के, तो पाकिस्तान आधा इंगेज हो जाएगा बलूचिस्तान को लेकर के। उसके बाद हमारा रास्ता थोड़ा आसान हो जाएगा। जब तक हम पाकिस्तान को इंगेज नहीं करेंगे तब तक वो मेरे पीछे पड़ा रहेगा, फिर हमारे देश के पीछे पड़ा रहेगा। तो मुझे लगता है उसको दोहरे मानदंड पे घेरने की जरूरत है। एक तरफ बलूचिस्तान को खुल के समर्थन दें और उसके लिए हम भी लॉबिंग करें, अपने डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करें, और दूसरा जो यहाँ के आतंकी हमको खुली तौर पर हम चढ़ करके वार करेंगे, तभी इसका समस्या का समाधान हो पाएगा। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो सवाल इसी बात को लेकर उठ रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान चाहता क्या है? क्या एक तरफ लगातार सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, दूसरी तरफ कश्मीर के हालात को लगातार बिगाड़ने की कोशिशें भी की जा रही हैं, और ऊपर से पाक सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा एलओसी दौरे पर विवादित बयानबाजी भी करते हैं। कश्मीरियों की लड़ाई में, सियासी लड़ाई में पाकिस्तानी मदद जारी रखेंगे और बाजवा ने अपने सैनिकों से हर स्थिति के लिए तैयार रहने को भी कहा है। अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान किसी बड़ी साजिश की तैयारी में है, और पाकिस्तान की इस गुस्ताखी को लेकर भारत का रुख अब क्या होना चाहिए और किस तरह से भारत जवाब देगा पाकिस्तान को, इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार भी करना होगा। लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही।